Hare Krishna, my dear students, and welcome again to our channel Zenduka Learnings. आज का ये वीडियो सीए फाइनल के स्टूडेंट्स के लिए एक रिविजनरी वीडियो है जिसमें हम रिवाइज करने वाले हैं इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक स्पेशल ट्रांजैक्शन है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ये दूसरे बिजनेस कॉम्बिनेशन से अलग कैसे होते हैं, ये आइडेंटिफाई करने में स्टूडेंट्स को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, ये कैसे दूसरे बिजनेस कॉम्बिनेशन से अलग होते हैं और इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है, और ये सब बातें हम विद प्रॉपर कॉन्सेप्ट, विद प्रॉपर एग्जांपल्स एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम समझने वाले हैं। और देखिए, आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, ये बहुत ही प्रॉपर नोट्स हैं ज़ेंडुका लर्निंग्स के, जो कि रेगुलर क्लासेस में स्टूडेंट्स को दिए भी जाते हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से बनाए गए, बहुत ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नोट्स हैं। तो अभी मैं कुछ लिखूंगा तो भी आपको लिखना नहीं है। तो चलिए, इंड एस 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, उसमें कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस के बारे में हम समझेंगे। थोड़ा सा बेसिक मैं आपको एक आइडिया दूंगा यहाँ पर इंड एस 103 का, एक क्रक्स जो कि आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इंड एस 103 में बेसिकली बिजनेस कॉम्बिनेशन में तीन तरह के बिजनेस कॉम्बिनेशंस की बात बेसिकली की जाती है। एक है एक्विजिशन, एक है रिवर्स एक्विजिशन, और तीसरा जो हमारा आज की फिल्म का हीरो है वो है कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस। ये तीनों बिजनेस कॉम्बिनेशंस ही हैं। तो एक्विजिशन, तो यहां पर एक जनरल बात कर लेते हैं कि भाई मान लीजिए ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, और ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के 70% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, तो डेफिनेटली ए लिमिटेड का बी लिमिटेड पर कंट्रोल आ गया है और ये कहलाएगा एक्वायरर, ये कहलाएगा एक्वायरी। ये लीगली भी एक्वायरर है, ये लीगली एक्वायरी है, लीगल तरीके से यही एक्वायर है। एक्वायरर मतलब खरीदने वाला, एक्वायर करने वाला, एक्वायरी मतलब जिसकी जो एक्वायर हुआ है। और डेफिनेटली अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही एक्वायरर है और यही एक्वायरी है, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप बोलेंगे बिल्कुल सर, वो तो जो लीगली एक्वायरर एक्वायरी है वही अकाउंटिंग भी उसी की में भी वही एक्वायरर माना जाएगा, वही एक्वायरी माना जाएगा। तो ये बिल्कुल एक्विजिशन ये कहलाता है। लेकिन रिवर्स एक्विजिशन क्या है, मेरी बात को यहां समझेंगे कि ए लिमिटेड एक कंपनी है, बी लिमिटेड एक कंपनी है, ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर से 70% शेयर्स एक्वायर कर लिए, मतलब ए का बी पे डेफिनेटली कंट्रोल आ गया है, यहां पर कंट्रोल इससे आ रहा है। लेकिन अब यहां पर मैं एक चेंज कर रहा हूं, यहां देखिए ये एक्वायरर है, ये एक्वायरी है, लीगली इसी को एक्वायरर माना जाएगा, लीगली इसी को एक्वायरी माना जाएगा। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए जो मैंने पिछले केस में नहीं लिया था, यहां मैं बोल रहा हूं, मान लीजिए इस ट्रांजैक्शन के पहले ए लिमिटेड की शेयर कैपिटल में 100 शेयर्स थे। अब डेफिनेटली ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स से वो 70% शेयर्स एक्वायर कर लिए हैं, तो कंसीडरेशन में मान लीजिए ए लिमिटेड उन शेयर होल्डर्स को, बी के शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स दे रहा है और उसने 200 शेयर इशू कर दिए। तो हुआ क्या कि इस ट्रांजैक्शन के पहले ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास 100 शेयर्स थे, इस ट्रांजैक्शन के बाद और शेयर कैपिटल ए लिमिटेड की इशू हो गई, तो अब ए लिमिटेड की टोटल शेयर कैपिटल 300 है, जिसमें से 200 यानी 66.67% तो बी के शेयर होल्डर्स के पास चले गए और 33.33% शेयर ही ए के पास रह गए। पहले तो 100 के 100 इनके पास थे और जो बी को शेयर दिए थे मान लीजिए वो कम थे। लेकिन यहां पर अब इनका कंट्रोल दिख क्या रहा है कि ए लिमिटेड ने जब ये ट्रांजैक्शन किया तो लीगली तो एक्वायरर ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड एक्वायरी है, लेकिन अकाउंटिंग तो चलती है सब्सटेंस ओवर फॉर्म पे। ट्रांजैक्शन का रियलिटी सब्सटेंस देखना है, ना कि जिस रूप में दिख रहा है। फॉर्म तो ये है कि ए लिमिटेड एक्वायरर है, बी लिमिटेड एक्वायरी है, पर सब्सटेंस रियलिटी क्या है आप देख सकते हैं। इस ट्रांजैक्शन के बाद ए लिमिटेड के जो पुराने शेयर होल्डर्स थे उनके पास केवल 100 शेयर रह गए और नए शेयर जो 200 इशू हुए वो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास चले गए। तो कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा जो कंट्रोल का एस्टेब्लिशमेंट हुआ वो बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स के पास कंट्रोल आ गया। तो फिर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्वायरर हो जाएगा और ये एक्वायरी हो जाएगा। इसकी अकाउंटिंग को कहा गया रिवर्स एक्विजिशन। ये भी इंड एस 103 में है। ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्विजिशन हो या रिवर्स एक्विजिशन, इसके लिए जो इंड एस 103 में अकाउंटिंग मेथड है उसको नाम दिया गया है एक्विजिशन मेथड। लेकिन अगर न एक्विजिशन है न रिवर्स एक्विजिशन है, अगर ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है
तो फिर इसकी अकाउंटिंग एक्विजिशन मेथड से नहीं होती। इसमें एक्विजिशन मेथड में तो आपको पता ही है कि जो एक्वायरर होता है वो एक्वायरी की बुक्स को अपनी बुक्स में एसेट और लायबिलिटीज को मर्ज कर लेता है, ठीक है ना। लेकिन कॉमन कंट्रोल वो फेयर वैल्यू पे करता है, तो वो एक्विजिशन मेथड होती है। लेकिन कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस की अकाउंटिंग के लिए इंड एस 103 में जो मेथड दे रखी है वो है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। तो हम आज इसी पे बात करने वाले हैं, इसी कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन पे बात करने वाले हैं, और इसका क्या मतलब है, कैसे पहचाने जाएंगे और कैसे इसकी अकाउंटिंग होगी, एक एग्जांपल क्वेश्चन के थ्रू हम करने वाले हैं। तो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस होते क्या हैं, जरा मेरी बात को आप ध्यान समझेंगे। मैं यहां पर एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाता हूं। देखिए एक कंपनी है पुष्पा लिमिटेड, इसमें 70% शेयर रॉकी लिमिटेड ने ले रखे हैं, और एक कंपनी है आरआरआर लिमिटेड, इसमें 60% शेयर रॉकी लिमिटेड ने ले रखे हैं। तो 50% के ऊपर हम जनरल अजम्पशन ये मानते हैं कि भाई 50% के ऊपर कंट्रोल एस्टेब्लिश हो गया, तो रॉकी लिमिटेड, पुष्पा लिमिटेड और आरआरआर लिमिटेड दोनों पे कंट्रोल रखती है। तो रॉकी लिमिटेड को मैं कहूंगा पेरेंट, बाप है ये, बाप, रॉकी भाई तो बाप है। और पुष्पा लिमिटेड और आरआर लिमिटेड इसकी रॉकी लिमिटेड की सब्सिडरी है, और ये आपस में फेलो सब्सिडरीज हैं, ठीक है ना। तो ये तो एक जनरल बात हो गई, यहां पे इसने इसमें एक्वायर किया, कंट्रोल हुआ, इसमें एक्वायर किया, कंट्रोल हुआ, ठीक है। डेफिनेटली पेरेंट सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, इनके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या, पुष्पा लिमिटेड ने रॉकी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, मतलब जो रॉकी लिमिटेड का कंट्रोल पुष्पा पे था और रॉकी लिमिटेड का कंट्रोल ही आरआरआर लिमिटेड पर था। तो पुष्पा लिमिटेड ने आरआरआर लिमिटेड के शेयर्स रॉकी से खरीद लिए और कंट्रोल पुष्पा लिमिटेड का आ गया, ठीक है। तो आप कहेंगे सर क्या दिक्कत ही क्या आ रही है, अब पुष्पा लिमिटेड और रॉकी लिमिटेड है, तो ये इसने इसको एक्वायर किया था, एक्विजिशन अकाउंटिंग, इसमें इसने जब एक्वायर किया था एक्विजिशन अकाउंटिंग, ठीक है ना। लेकिन इसने भी इसमें एक्वायर किया तो एक्विजिशन अकाउंटिंग लगा दो, नहीं, इसको इंड एस कहता है कि भैया ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन है, सीसीबीसी या सीसीटी, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है ये। सर क्यों, ऐसा क्यों, ये तो सिंपल ट्रांजैक्शन दिख रहा है ना, पुष्पा ने आरआर को एक्वायर किया तो एक्वायर कर लिया, एक्विजिशन, नहीं 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 नहीं। इंड एस कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन की पहली डेफिनेशन जो यहां देता है वो देता है, देखिए, ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन, आपने कोई ऐसी हरकत की, बिजनेस टेक ओवर करने की ऐसी हरकत, ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसमें जो किसी एंटिटी ने किसी एंटिटी को अगर एक्वायर किया तो उस ट्रांजैक्शन के पहले जिसका कंट्रोल था, ट्रांजैक्शन के बाद भी अल्टीमेटली उसी का कंट्रोल है। मतलब इस बिजनेस कॉम्बिनेशन के बिफोर और आफ्टर कंट्रोलिंग पार्टी सेम है। तो सर यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहले किसका कंट्रोल था, सर पहले तो रॉकी लिमिटेड का कंट्रोल था सर दोनों पे, अब किसका कंट्रोल है, सर अब तो आरआरआर पे पुष्पा का कंट्रोल है, लेकिन पुष्पा पे तो रॉकी का ही है ना। तो अल्टीमेटली तो अभी भी ये हो सकता है ना, खेल ही रॉकी भाई ने रचाओ, रॉकी लिमिटेड ने रचाओ ये खेल, क्योंकि एक्विजिशन अकाउंटिंग में क्या होता है, जो एक्वायरी होता है उसकी एसेट लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे दिखाया जाता है। तो हो सकता है भाई रॉकी लिमिटेड चाहता हो कि इस तरीके का कुछ हो, मतलब इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ये खेल रॉकी लिमिटेड ही कर सकता है, क्योंकि पहले भी वही कंट्रोल कर रहा था और आज भी अल्टीमेटली इनडायरेक्टली कंट्रोल तो आरआरआर लिमिटेड पे रॉकी लिमिटेड ही कर रहा है। तो इंड एस कहता है सीधे सीधे भैया, इंड एस 103 बोलता है या तो एक बिजनेस कॉम्बिनेशन में या तो एक्विजिशन होगा या रिवर्स एक्विजिशन होगा या कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन होगा। अगर एक्विजिशन और रिवर्स एक्विजिशन है तो उसकी एक्विजिशन अकाउंटिंग अलग से होती है, वो बड़ी सिंपल सी होती है वो भी, और ये भी बहुत सिंपल है। और अगर कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है तो उसकी अकाउंटिंग जो है पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से होगी। तो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन के लिए पहली बात क्या बोली गई कि बिफोर दिस बिजनेस कॉम्बिनेशन, बिफोर दिस एक्विजिशन, दिस ट्रांजैक्शन, बिफोर और आफ्टर सेम पार्टी कंट्रोल करेगी, तो ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन कहलाएगा, और इसकी अकाउंटिंग के लिए पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगी, ठीक है साहब। तो ये हमने एक बात समझ ली। अब डेफिनेटली एक बात को समझिएगा कि जब ये पुष्पा लिमिटेड, रॉकी लिमिटेड, आरआरआर लिमिटेड, ये आपस में ग्रुप है, ये ग्रुप एंटिटीज है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है, क्योंकि दोनों तरफ कंपनीज हैं। तो जब भी पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप होता है तो हम उसको ग्रुप कहते हैं, ग्रुप एंटिटी कहते हैं, ठीक है। और जब ऑब्वियसली पेरेंट और सब्सिडरी, सब्सिडरी वर्ड ही कंपनीज के लिए है, ठीक है ना। तो यहां पर ये बात हो गई। अच्छा, इसमें एक बात, अब कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन में एक बात और देखने वाली है। नॉर्मल एक्विजिशन में तो ये एप्लीकेबल हो गया एग्जांपल, और जब हमने ये वाला एग्जांपल लिया तो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन का था। अब एक यहां पे बात समझने वाली बात है, देखिए, मान लीजिए पुष्पा लिमिटेड एक कंपनी है
जिसमें रॉकी भाई का 70% है। अरे सर वही तो एग्जांपल हो गया जो भी आपने दिया था। नहीं, रॉकी भाई है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, रॉकी भाई का कंट्रोल है 70% पुष्पा लिमिटेड पे, और आरआरआर लिमिटेड पर भी 60% कंट्रोल रॉकी भाई का है। तो क्या रॉकी भाई कंट्रोलिंग है? हाँ है। ठीक है, तो क्या रॉकी भाई के लिए पुष्पा सब्सिडरी है? नहीं, रॉकी भाई इंडिविजुअल के केस में पेरेंट सब्सिडरी की बात नहीं होती है। पेरेंट सब्सिडरी होने के लिए कंपनी होना चाहिए। तो ना तो पुष्पा लिमिटेड रॉकी भाई की सब्सिडरी है, ना आरआरआर लिमिटेड रॉकी भाई की सब्सिडरी है, और ना ही ये दोनों आपस में फेलो सब्सिडरी हैं। इज दिस क्लियर? और ना ही ये कोई ग्रुप है, ना ही ये कोई ग्रुप एंटिटी है। उसके बावजूद भी ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है, क्योंकि अल्टीमेटली देखिए कि अब मान लीजिए पुष्पा ने, इसमें भी हम बात करें, इसमें भी पुष्पा ने आरआरआर को एक्वायर कर लिया, इसमें भी पुष्पा लिमिटेड ने आरआरआर लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, या आरआरआर लिमिटेड ने पुष्पा लिमिटेड को एक्वायर कर लिया। तो अल्टीमेटली कंट्रोल कौन करता था पुष्पा लिमिटेड और आरआरआर लिमिटेड को? रॉकी भाई। तो ये खेल रॉकी भाई के रचा हो सकता है। तो अल्टीमेटली पुष्पा ने अगर आरआरआर लिमिटेड को खरीद भी लिया तो पुष्पा का कंट्रोल आरआरआर लिमिटेड पे आ गया, लेकिन अल्टीमेटली रॉकी, पुष्पा पे कंट्रोल तो रॉकी का ही है ना। तो पहले भी रॉकी भाई कंट्रोल कर रहे थे, अब भी रॉकी भाई कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये भी कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, और यहां पर सब्सिडरी नहीं है, यहां पर ये फेलो सब्सिडरी नहीं है, यहां पर रॉकी भाई पेरेंट नहीं है, यहां पे कोई ग्रुप नहीं है, कोई ग्रुप कंपनीज नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन होने के लिए इंडेस स्पेसिफिकली ये बात लाइन भी लिखता है, देखिए हमने लिखा भी है कि कॉमन जो नॉर्मल एक्विजिशन होता है वो तो दो कंपनीज के बीच में होता है। जब ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को एक्वायर कर लिया, वहां कंट्रोल आ गया, तो वहां तो कंपनीज ही होंगी। एक्विजिशन मेथड, चाहे वो एक्विजिशन हो चाहे वो रिवर्स एक्विजिशन हो, उसमें तो कंपनीज होंगी। लेकिन एंटिटीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल्स, रॉकी भाई, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, रॉकी के साथ और कोई भी हो सकता था। ठीक है, और सच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मे नॉट सब्जेक्ट टू एफआईआर रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंडेस। मतलब कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस एस्टेब्लिश की अकाउंटिंग में जरूरी नहीं है कि कंपनी हो, वो इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल भी हो सकते हैं। और जाहिर सी बात है इंडेस जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन पर इंडेस एप्लीकेबल नहीं होते, तो उनको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट इंडेस वाली नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब यह है कि जो कंबाइनिंग एंटिटीज हैं, यहां पर कंबाइन कौन कौन हो रहा है? रॉकी भाई, पुष्पा लिमिटेड, आरआरआर लिमिटेड। रॉकी भाई तो इंडिविजुअल है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम सीएफएस का पार्ट हो। डेफिनेटली पुष्पा लिमिटेड और आरआरआर लिमिटेड अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट बनेगी भी तो रॉकी भाई का कंसोलिडेशन नहीं होगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए पेरेंट सब्सिडियरी रिलेशनशिप होना चाहिए, तो वो तो डेफिनेटली तभी होगी जब पेरेंट भी कोई पेरेंट भी इंडिविजुअल ना हो, कंपनी हो। तो कहने का मतलब ये कि कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस में इंडिविजुअल भी कवर किए गए हैं। ठीक है, तो ये बेसिक हमने बात करी है कि ऐसा बिजनेस कॉम्बिनेशन जिसमें कि ऐसा ट्रांजैक्शन बोल रहे हैं जिसमें कि जो भी एक्विजिशन हुआ है, जो भी टेक ओवर हुआ है, उसमें कंट्रोलिंग एंटिटी, कंट्रोलिंग पर्सन पहले और बाद में उस ट्रांजैक्शन के सेम पर्सन था। ठीक है, तो डेफिनेटली ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन कहलाएगा, और कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन में पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड यूज होती है। हालांकि बहुत बहुत इजी अकाउंटिंग है, अभी हम सवाल देखेंगे। ठीक है, अभी और भी बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल जरा ध्यान दीजिए। अब यहां पर मैंने एक और एग्जांपल लिया, पी फॉर पेरेंट है, एस फॉर सब्सिडरी मैंने लिया यहां पर, सेम ग्रुप की कंपनी है। रॉकी लिमिटेड ये एक पेरेंट है, इसकी 3 एस सब्सिडरी है, पुष्पा लिमिटेड, आरआरआर लिमिटेड और बाहुबली लिमिटेड। तो ये तीनों आपस में फेलो सब्सिडरी हो गए कि इनका बाप एक है रॉकी, है ना। और पुष्पा लिमिटेड की अगेन एक और सब्सिडरी है, मतलब यहां पे पुष्पा पेरेंट हो गई जवान लिमिटेड के लिए, आरआरआर लिमिटेड की 2 सब्सिडरी है, पठान और एनिमल लिमिटेड, और बाहुबली लिमिटेड की 2 कंपनी है, मान लीजिए राधे और बादशाह लिमिटेड। तो रॉकी के लिए ये सब सब्सिडरीज हो गई। तो ये हो गई, देखिए ये पेरेंट है, अल्टीमेट पेरेंट है, ये तीनों सब्सिडरी है पेरेंट के लिए, ये इन सब के लिए ये तीनों पेरेंट हैं, ये आपस में फेलो सब्सिडरीज हैं, ये सब्सिडरीज फेलो सब्सिडरीज सब हैं, ये सब सब्सिडरीज हैं ये। तो अल्टीमेटली ये पूरा एक ग्रुप है, यहां कंपनीज की बात हो रही है। अब इस पूरे ऊपर वाले चेन में पुष्पा ने मान लीजिए पठान को एक्वायर कर लिया, पुष्पा ने पठान को एक्वायर कर लिया, या एनिमल ने बाहुबली को एक्वायर कर लिया, कुछ भी कहीं से भी, ये बाहुबली ने राधे को एक्वायर कर लिया।
तो ये सब बिजनेस कॉम्बिनेशन ही कहलाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली पहले किसका कंट्रोल था ओवरऑल? रॉकी का। तुम आपस में बच्चे कुछ भी खेलते रहो, बाप तो ऊपर बैठा हुआ ही है, तो वो रॉकी पहले भी था अब भी है। तो इसका मतलब इंड एस कहता है कि मर्जर जो होते हैं, एक्विजिशंस जो होते हैं, फेलो सब्सिडरीज के होते हैं, सब्सिडरीज के होते हैं, वो एक ही सेम ग्रुप में जब भी टेक ओवर्स होते हैं वो सब सीसीबीसी यानी कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन होंगे। जबकि हम बात करें इंटर लेवल पे भी आप अमल कमीशन पढ़ते थे, भाई आरआरआर लिमिटेड ने एनिमल लिमिटेड को खरीद लिया, तो वहां पर एनिमल लिमिटेड के एसेट लायबिलिटीज में मर्ज करते थे आप, तो वहां फेयर वैल्यू पे, मार्केट वैल्यू पे करते थे आप डेफिनेटली। तो यहां पर भी एक्विजिशन अकाउंटिंग होती, मतलब नॉर्मली अगर बात करते, अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती और पठान ने एनिमल को लिया होता, टेक ओवर किया होता, तो एक्विजिशन अकाउंटिंग लगती। लेकिन इस केस में जब पठान ने एनिमल को लिया तो हमने देखा, क्या पाया कि जो बाप पहले था आज भी वही बाप है। आपस में तुम कितने ही बच्चे खेल लो, लेकिन बाप तो बाप होता है, और इसीलिए बेटा बेटा होता है, ठीक है। और इसीलिए जो है यहां पर कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशन माना जाएगा। ये एक सिंपल बात है। अब जरा यहां पे देखें एक और, अच्छा ये हम लिख देते हैं यहां पे इलस्ट्रेशन ट्राई ये वाला करिए, तो डेफिनेटली हमारे इन एग्जांपल से लेक्चर्स के बाद अगर आप मॉड्यूल स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे तो फटाफट होते जाएंगे वो, ठीक है। अब देखिए एक एग्जांपल हमने यहां पे और लिया है। ए लिमिटेड एक पेरेंट है, इसके 3 बच्चे सब्सिडरी बी सी डी, सब्सिडरी लिख दिया मतलब तीनों पे कंट्रोल है, पेरेंट सब्सिडरी रिलेशनशिप है, ये पूरा एक ग्रुप है। अब हुआ क्या, एक इसका मतलब ए ने बी सी डी पे कंट्रोल कर रखा था, अब मतलब यहां पे अब ए की सब्सिडरी का सी और डी रह गई। सर क्यों बी कहां गई? सर बी कहां गई? अरे बी के जो सारे शेयर्स ए ने ले रखे थे ना, ए के पास थे कंट्रोलिंग शेयर्स, मान लो पूरे थे 70% 80% थे, अब वो शेयर सी ने खरीद लिए ए से, तो बी के शेयर सी ने ले लिए ए से, तो अल्टीमेटली अब बी सी का कंट्रोल बी के पास आ गया, बी का कंट्रोल सी के पास आ गया। तो जो बी है वो पहले ए की सब्सिडरी थी, वो सी की सब्सिडरी बन गई। तो अब अगेन आप बोलोगे सर ए ने सी को खरीदा, एक्विजिशन, ए ने बी को खरीदा था, एक्विजिशन, ए ने डी को खरीदा था, एक्विजिशन अकाउंटिंग। अब सर वैसे ही अब सी ने बी को खरीद लिया, एक्विजिशन। नो, सी ने बी को खरीदा तो पहले भी कंट्रोल किसका था? ए का। आज सी ने बी को खरीदा तो बी पे सी का कंट्रोल तो आया, पर अल्टीमेटली सी के ऊपर किसका कंट्रोल है? बाप वहीं बैठा है, तो अभी भी ए का कंट्रोल है। तो यस, इज दिस सीसीबीसी? ये सीसीबीसी है। यहां पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगी, यहां एक्विजिशन मेथड नहीं लगेगी। सर गजब, ये इलस्ट्रेशन आप कर सकते हैं ऐसे। अब देखिए यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पहले मैं वो एक डिस्कस कर लूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर समझने वाली बात है। इंड एस कहता है कि भैया कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो कि जिसमें कि ऐसा ट्रांजैक्शन जिसमें कि ट्रांजैक्शन के पहले और बाद में कंट्रोल सेम पर्सन और पर्सन का हो, लेकिन वो कंट्रोल ट्रांजिटरी नहीं होना चाहिए, मतलब टेम्पररी नहीं होना चाहिए। सर मतलब देखो मैं बता देता हूं, यहां पर मतलब के लिए ही तो एग्जांपल हमने बनाया है, कि मतलब के लिए एग्जांपल हमने यहां बना दिया, ये आ गया। एक कंपनी है, 1 अप्रैल 2015 मैंने डेट 1 अप्रैल डेट ले ली हमने, उस दिन सोनू लिमिटेड नाम की एक पेरेंट कंपनी है जिसकी T2 लिमिटेड नाम की सब्सिडरी कंपनी है। मतलब T2 किसका है? सोनू का, ठीक है। अब सोनू लिमिटेड ने 1 अप्रैल को ही क्या किया, T2 लिमिटेड तो उसकी सब्सिडरी थी, उसने स्वीटी लिमिटेड को भी एक्वायर कर लिया। नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक्विजिशन अकाउंटिंग लग गई। अब सोनू का कौन कौन हो गया? T2 भी सोनू का, स्वीटी भी सोनू की, सोनू का T2 और सोनू की स्वीटी, ठीक है ना। और देखिए 2 अप्रैल अगले दिन क्या करा इसने हरकत कर दी। देखिए सोनू का T2 तो था ही, लेकिन हुआ क्या, स्वीटी के जो शेयर्स थे वो सोनू के पास थे, कंट्रोल तो सोनू का ही था। अब जो भी कारण रहा हो, इसने क्या करा, T2 ने सोनू से स्वीटी के शेयर्स ले लिए। इज दिस क्लियर? तो क्या हुआ, T2 ने सोनू से स्वीटी के शेयर्स ले लिए, तो अब जो स्वीटी है वो T2 की सब्सिडरी बन गई, कंट्रोल T2 का आ गया। तो यहां पर तो ये क्या हुआ, अल्टीमेटली सोनू के T2 की स्वीटी, भाई सोनू का T2 था, सोनू का T2 और स्वीटी दोनों थे, लेकिन अब स्वीटी किसकी होगी? T2 की, तो ये हो गया सोनू के T2 की स्वीटी, ये हो गया। देखो अब बताइए भैया T2 लिमिटेड के लिए ये क्या है? तो यू तो T2 ने स्वीटी को खरीदा तो आप बोलेंगे एक्विजिशन है, एक्विजिशन अकाउंटिंग लगा दो। नहीं भैया नहीं, जो है पहले कंट्रोल किसका था? इसी का था, अभी भी कंट्रोल इसका। देखिए ये जो यहां पर आप बोलेंगे, तो अभी हम देखते हैं कि अभी आपको लगेगा कि ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन है नहीं, क्या है देखना। तो अब यहां पे देखिए, यहां पे जो सोनू के लिए है, फॉर सोनू स्वीटी इज ट्रांजिटरी, टेम्पररीली,
कुछ ही दिन के लिए सोनू की स्वीटी हुई थी, अल्टीमेटली तो वो स्वीटी टी2 की हो गई। ठीक है, अल्टीमेटली तो देखिए हमने लिखा सोनू के टी2 की स्वीटी, तो टी2 लिमिटेड के लिए एक्विजिशन अकाउंटिंग लगेगी। क्यों सर, ऐसा क्यों? अभी तो आपने सर बोला था कि ये टी2 लिमिटेड के लिए एक्विजिशन अकाउंटिंग नहीं होगी, क्योंकि पहले भी सोनू का कंट्रोल था, बाद में भी सोनू का कंट्रोल है, तो ये तो बिजनेस कॉम्बिनेशन होना चाहिए ना सर। सर आप गलत बोलते हो, सर आप मजाक करते हो, सर आप धोखा चीटिंग करते हो सर आप। जब यहाँ पे पहले भी कंट्रोल सोनू का था, अब टी2 ने, ये ऊपर भी तो आपने ऐसे ही किया था सर, यहाँ पर भी तो आपने बोला था कि ये सीसीबीसी है। अरे भैया वहां और कुछ नहीं था, यहाँ पर ये जो हरकत हुई है ये टेम्पररी हुई है ना। ये सोनू ने स्वीटी को टेम्पररीली एक्वायर किया और अगले ही दिन ये बिजनेस कॉम्बिनेशन में टी2 ने स्वीटी को एक्वायर कर लिया। तो अगर ये इस तरह का कोई बिजनेस कॉम्बिनेशन होता है जिसमें कि ट्रांजिटरी ट्रांजेक्शन है, तो फिर एक्विजिशन अकाउंटिंग कैन नॉट, इंडेस कहता है एक्विजिशन अकाउंटिंग कैन नॉट बी अवॉइडेड in financial statement of T2 Limited simply by placing T2 and Sweety under common control of Sonu। भले ही कॉमन T2 और स्वीटी सोनू के कॉमन कंट्रोल में आ गए, उसके बावजूद भी T2 लिमिटेड की बुक में जो है नॉर्मल अकाउंटिंग होगी, एक्विजिशन अकाउंटिंग होगी, ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन में नहीं आएगा, नॉर्मल अकाउंटिंग इसमें होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो स्वीटी, भाई इसका क्या मतलब वो समझे, सोनू ने टी2 को एक्वायर किया और टी2 स्वीटी को खरीदा, तो कॉमन अकाउंटिंग होती कि नहीं और नॉर्मल अकाउंटिंग होती कि नहीं, एक्विजिशन मेथड वाली। सोनू ने टी2 को एक्वायर किया, नॉर्मल एक्विजिशन है, एक्विजिशन अकाउंटिंग होगी। फिर टी2 ही स्वीटी को एक्वायर कर लेता, तो टी2 और स्वीटी के बीच नॉर्मल अकाउंटिंग एक्विजिशन मेथड वाली होती, कोई कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन नहीं होता। तो अभी भी हुआ वैसे ही है, लेकिन ये एक बीच में एक चेन आ गई। डायरेक्टली टी2 ने स्वीटी को एक्वायर नहीं किया, पहले सोनू ने स्वीटी को किया और टी2 ने बाद में स्वीटी को किया। ठीक है ना? तो सर ऊपर ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि ऊपर हमने वो ट्रांजिटरी वाला पॉइंट नहीं लिया था। तो इंडेक्स क्या इतना कहता है कि अगर अभी टी2 डायरेक्टली भी स्वीटी को खरीद लेता तो हम नॉर्मल अकाउंटिंग करते, और अभी भले ही उसने सोनू के थ्रू खरीदा, लेकिन ये ट्रांजिटरी तो था, बीच में सोनू का है ना, अल्टीमेटली स्वीटी तो टी2 की थी, है ना। तो इसलिए इंडेक्स कहता है कि अगर ऐसे ट्रांजिटरी हुआ है, बीच में कुछ टेम्पररीली कुछ हुआ है, तो फिर उसको आप कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन मत मानो, फिर उसमें आप एक्विजिशन अकाउंटिंग ही करेंगे। तो ये एक बात हो गई। और एक और बड़ा सिंपल सा एग्जांपल हमारे स्टडी मटेरियल में है कि मान लीजिए ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दो कंपनी है, इसमें 4 शेयर होल्डर ही है, बस दोनों में 4 ही शेयर होल्डर हैं। मान लीजिए एक का नाम है रॉय, एक का नाम है बमन, एक का नाम है आदि, एक का नाम है मानव। ये 4 शेयर होल्डर हैं और दोनों कंपनी में चारों का 25-25% है। तो क्या किसी एक का कंट्रोल है? नहीं है। क्या कोई भी कंट्रोल कर रहा है? नहीं। तो फिर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड कॉमन कंट्रोल में है? नहीं है। किसी का भी कंट्रोल नहीं है ना, 25% पे कैसे आएगा जब तक कुछ और ना बोले। तो लेकिन अब एक एग्जांपल यहां पे दिया है, एक कंडीशन दी है कि भैया रॉय, बमन और आदि ने बेचारे मानव को अलग कर रखा है और इन्होंने एक एग्रीमेंट कर रखा है कि अपन लोग जो है ना कुछ भी करना होगा ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइंट एग्रीमेंट कर लिया। तो अब तो भैया तीनों का मिलके क्या हो गया? कंट्रोल है। मतलब ये एग्रीमेंट इनके बीच में अगर है तो इसका मतलब रॉय, बमन और आदि तीनों मिलके किसको कंट्रोल करते हैं? ए लिमिटेड को। रॉय, बमन और आदि किसको मिलकर कंट्रोल करते हैं? बी लिमिटेड को। अब ए बी को खरीद ले, ए बी को अब खरीद ले, यदि ए बी को एक्वायर कर ले तो अल्टीमेटली होगा क्या? ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग पार्टी जो पहले थी वही अभी भी है। ठीक है, तो ये इस तरह के एग्जांपल, इस तरह की चीजों को हम कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस कहते हैं डेफिनेटली। और जो है अब देखिए एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल पूलिंग इंटरेस्ट मेथड का मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। उसके पहले हम डीमर्जर का केस भी यहाँ पर देख लेंगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर अभी आपने अगले 10 मिनट ये लेक्चर सुन लिया तो कॉमन कंट्रोल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन डेज 103 के जितने भी स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हैं वो आपसे हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए क्या है यहाँ पर, सिंपली बड़ा फटाफट से हो जाएगा। ई लिमिटेड नाम की एक कंपनी है, इसके 2 डिवीजन हैं, एक एल और एक एम, एक प्रॉफिट में है एक लॉस में है। तो इसने एम डिवीजन को बेच दिया और एक नई कंपनी फॉर्म कर दी टी लिमिटेड। ये न्यू कंपनी है, ये न्यू कंपनी डीमर्जर हो गया। तो अल्टीमेटली जो ई लिमिटेड थी उसके पास तो एल रह गया और जो नई कंपनी टी बनी उसके पास एम आ गया। और कंसिडरेशन 25 करोड़ रुपए दिया गया। 1 करोड़ शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, 15 रुपए प्रीमियम पर, 25 रुपए पे शेयर दिया गया है। और किसको दिया गया है? 2 मेंबर्स ऑफ ई लिमिटेड। ऑब्वियसली जो टी लिमिटेड है वो उसने डिवीजन एक्वायर किया तो वो ई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को कंसिडरेशन दे रही है। ठीक है, अब एक मेंबर जो ई लिमिटेड में था
उसके बाद मान लीजिए मैं था, मेरे पास 52% थे, तो पहले कंट्रोल कौन करता था? मैं। 52% मेरा था। अब जो मेरा डिवीजन चला गया, उसके बदले में जो कंसिडरेशन मिला उसमें भी मुझे मिल गया 52%। तो अल्टीमेटली पहले भी कंट्रोल मेरा था, अब भी कंट्रोल मेरा ही है। तो ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन हो गया, क्योंकि इस कॉम्बिनेशन के बाद मर्जर हो या डीमर्जर हो, ऐसा कुछ भी टेक ओवर हुआ है, उसमें जो पहले कंट्रोलिंग अथॉरिटी थी वही बाद में भी कंट्रोलिंग है, तो ये कॉमन कंट्रोल बिजनेस ट्रांजैक्शन है। तो इसलिए यहां पर ये सीसीबीसी हो गया। अब एम लिमिटेड, एम डिवीजन जो ट्रांसफर किया है आपने, उसकी एसेट्स 1000 थी और लाइबिलिटीज 1100 की ट्रांसफर हुई है, ठीक है। तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? तो मालूम है इसमें कोई फेयर वैल्यू का लफड़ा ही नहीं है। आप इंटरमीडिएट में भी अमालगमेशन में पढ़ते थे कि 1 लाख के एसेट को 1.5 लाख पे टेक ओवर किया, तो खरीदने वाली कंपनी एसेट डेबिट 1.5 लाख पे करती थी, फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू ली जाती थी। यहां पे कुछ भी नहीं है, कैरिंग अमाउंट है, और वहां पर तो एक्स्ट्रा पैसा आता जाता था, तो गुडविल कैपिटल रिजर्व होता था। यहां इसमें कुछ भी नहीं है, एक्विजिशन मेथड में है, ज्यादा पैसा दोगे तो गुडविल, कम पैसा दोगे तो गेन हुआ है, गेन कैपिटल रिजर्व। लेकिन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड तो बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, कोई गुडविल कैपिटल रिजर्व कुछ नहीं आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा वो कैपिटल रिजर्व से एडजस्ट कर दिया जाएगा, नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में, ठीक है। हाँ, तो देखिए क्या हुआ, ई लिमिटेड के पास से एक डिवीजन गया, जो डिवीजन गया उसकी लायबिलिटी गई डेबिट, उसकी असेट्स गई क्रेडिट। लायबिलिटी कितने की थी? 1100 की। असेट कितने की थी? 1000 की। 1000 की लायबिलिटी ले गया कोई, और 1100 की लायबिलिटी ले गया, 1000 की असेट ले गया, तो हमारा तो 100 का फायदा हो गया। सर फायदा क्यों हुआ? कंसिडरेशन मिलेगा ना? नहीं, कंसिडरेशन ई लिमिटेड को नहीं मिल रहा है, ई लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली दिया जाता है, वही तो डीमर्जर होता है। जब भी डीमर्जर होता है तो जो कंपनी है ई लिमिटेड, वो कहलाती है डीमर्ज्ड कंपनी। जो नई कंपनी बनी है वो है रिजल्टिंग कंपनी। रिजल्टिंग कंपनी इसके बदले में कंसिडरेशन ई लिमिटेड को नहीं दे रही है, वो सीधे शेयर होल्डर्स को देती है, डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को मिलता है। जब आप अमलगमेशन AS14 पढ़ते थे तो वहां पे कंसिडरेशन जो वेंडर का परचेजिंग कंपनी होती थी वो वेंडर कंपनी को देती थी, और वेंडर कंपनी फिर अपने शेयर होल्डर्स को देती थी। यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ सीधे शेयर होल्डर्स को दिया जा रहा है, तो कंपनी को तो 100 रुपए का फायदा हो गया। तो डीमर्जर हमेशा सीसी कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन माना जाएगा, और जो भी लॉस गेन डीमर्जर पे होगा वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा डीमर्ज कंपनी की बुक में। और पोस्ट डीमर्जर की जो बैलेंस शीट होगी उसमें ई लिमिटेड के पास सिर्फ एल डिवीजन रह जाएगा, बात खत्म, वो बैलेंस शीट बन जाएगी आपसे, बस जो है, ठीक है। और अब टी लिमिटेड क्या एंट्री करेगा? कोई फेयर वैल्यू नहीं देखनी, फेयर वैल्यू दी भी होती तो मतलब नहीं था। असेट्स कितने की? 1000 की। लायबिलिटीज कितने की आ गई? 1100 की। तो भैया 1000 की चीज 1100 मिली तो 100 का नुकसान लग रहा है, लेकिन इसको तो कंसिडरेशन देना है ना शेयर होल्डर्स को। ये तो 1 करोड़ शेयर थे 10 रुपए वाले, 10 करोड़ की इक्विटी शेयर कैपिटल इश्यू हो गई, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 15। तो अल्टीमेटली 1000 की चीज थी, असेट आई, 1100 की लायबिलिटी आई, तो 100 का लॉस हो गया, ठीक है। तो 100 का लॉस तो वैसे ही था, ठीक है कि नहीं। ये ऊपर देखिए आप, ये 100 का प्रॉफिट था तो इसको 100 का लॉस था, और इसने ऊपर से 25 करोड़ और दिए हैं, तो अल्टीमेटली 125 का लॉस हो गया, वो कैपिटल रिजर्व में डेबिट हो जाएगा। पोस्ट डीमर्जर जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें टी लिमिटेड में सिर्फ एम डिवीजन रह जाएगा, और ये दोनों एंटिटीज जो हैं कॉमन कंट्रोल में है, इसलिए इंड एस कहता है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड लगेगी, असेट लायबिलिटी बुक वैल्यू पे रिकॉर्डेड होगी, जो रिजर्व्स की आइडेंटिटी हो वो एज इट इज मेंटेन होगी, मतलब पूरा उसके रिजर्व, अगर यहाँ रिजर्व थे नहीं, रिजर्व आते तो रिजर्व भी डेबिट हो जाते, क्रेडिट हो जाते, यहाँ पर कोई गुडविल रिकॉर्ड नहीं होगी, सिक्योरिटीज इश्यूड होगी तो नॉमिनल वैल्यू पे आएगी, बाकी प्रीमियम में जाएगा ये। तो आप डेफिनेटली इलस्ट्रेशन 36-37 मॉड्यूल का कर सकते हैं। और अब एक एग्जाम्पल एक और मैं यहां करवाता हूं, फिर उसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगा और फिर वीडियो खत्म हो जाएगा। चलिए अब देखिए, ये ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, इसकी असेट्स दे रखी है टोटल आपको, ये दे रखी है, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज दे रखी है, और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व, शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व आपको दे रखा है। डेफिनेटली शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व और इक्विटी का टोटल, लायबिलिटी का टोटल आप करोगे तो वो असेट के टोटल से मैच होगा। मैंने बैलेंस शीट को शॉर्ट फॉर्म में दे दिया है। अब एक नई कंपनी बनी, सी लिमिटेड है, और उसने ए और बी को टेक ओवर कर लिया, और सी लिमिटेड जो है ना ए और बी के को जो है रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स देने वाली है। ए और बी खत्म हो जाएंगे, सी बन जाएगी, जिसको आप अमलगमेशन कहते थे AS14 के हिसाब से। ए और बी खत्म हो गई, सी ने उसको खरीद लिया, है ना। रिक्विजिट नंबर ऑफ शेयर्स का मतलब भी बताऊंगा, कंसिडरेशन के रूप में सी लिमिटेड अपने शेयर्स दे रही है, और न्यू कंपनी टेक ओवर हो रही है। अब देखिए इसमें लिखा नहीं है ना न्यू कंपनी टेक ओवर हो रही है, तो अल्टीमेटली लीगली एक्वायर कौन कर रहा है? सी लिमिटेड, और एक्वायरी कौन है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, है ना। लेकिन अब सी ए लिमिटेड पहले ए, और अल्टीमेटली ये कंसिडरेशन किसको मिलेगा? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड को, और ए लिमिटेड और बी लिमिटेड अपने ये कंसिडरेशन किसको देगी? अपने शेयर होल्डर्स को। तो अब पहले किसका कितने, मान लीजिए ए लिमिटेड में हम सब शेयर होल्डर थे, बी लिमिटेड में आप सब शेयर होल्डर हैं,
ना, हम सब में मतलब मेरे साथ और भी लोग हैं। तो अब मान लीजिए पहले ए लिमिटेड पे हमारा कंट्रोल था, बी पे आपका कंट्रोल था, अब सी लिमिटेड ने किसको कितने शेयर इशू किए और किसका कितना कंट्रोल है वो भी कुछ मालूम नहीं है। तो इसीलिए मॉड्यूल का क्वेश्चन है, मॉड्यूल में ये दिया गया है कि भाई पहले तो ये मानो कि ये सीसीटी है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजेक्शन है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, और फिर ये मानो कि ये सीसीटी नहीं है तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। तो अगर ये सीसीटी नहीं है, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन नहीं है, तो इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, वो एक्विजिशन मेथड से होगी। वो हम यहाँ क्लास में डिस्कस नहीं करने वाले, पर वो भी बिल्कुल सिंपल है, उसमें फेयर वैल्यूज कंसीडर की जाएंगी, उसमें गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर ये कॉमन, अगर अब इसको हम कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन मानेंगे तो बड़ी सिंपल सी बात है भैया, कौन कौन सी एसेट, देखो फेयर वैल्यूज दे रखी मैंने एसेट लायबिलिटीज की और पूरे बिजनेस की भी, ठीक है ना। लेकिन इससे अब हमें कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन में फेयर वैल्यू से कोई 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 मतलब नहीं है। और असेट टेकन ओवर 13050 और 15200 ये आ गया, लायबिलिटीज टेकन ओवर करीब 4500 4000 और 5500 ये आ गया। ये हो गई नाटो, नाटो या अल्टो, नेट असेट टेकन ओवर या असेट लायबिलिटी टेकन ओवर की वैल्यू आ गई, बुक वैल्यू लेनी है, ठीक है। सर बुक वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, बिल्कुल चेंज नहीं होगी। हाँ कोई नहीं एसेट लायबिलिटी आएगी नहीं, जो असेट लायबिलिटी वहां से टेक ओवर हुई है वही आएगी, सेम वैल्यू पे आएगी। बस वो अकाउंटिंग पॉलिसी यूनिफॉर्म करने के लिए अगर वैल्यूज चेंज करना पड़े तो वो अलाउड होता है, बाकी आप यू कंसिडरेशन के कारण प्राइस चेंज नहीं कर सकते। और 9050 और यहाँ रिजर्व भी आ गए, सब कुछ आ जाएगा, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, कॉमन कंट्रोल में रिजर्व भी आ गए, तो रिजर्व भी आ गए, तो रिजर्व के अमाउंट ये वाले थे, ये लेस हो गए। तो अल्टीमेटली जो कंसिडरेशन है वो शेयर कैपिटल के बराबर ही बचता है, 6000 और 7000। अरे भाई बैलेंस शीट में क्या है, असेट है, लायबिलिटी है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व है। अब असेट माइनस लायबिलिटी माइनस रिजर्व कर दोगे तो शेयर कैपिटल तो बचेगी, तो ये आ गया। तो अल्टीमेटली जो टोटल कंसिडरेशन आ रहा है सी लिमिटेड को जो देना है, ए बी को मिला के वो 13000 देना है। अरे सर तो टोटल क्यों बता रहे हो, ए को 6 दे दो, बी को 7 दे दो। नहीं कुछ नहीं लिखा होता तो मैं ऐसा करता, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है रिक्विजिट नंबर दिए जा रहे हैं। तो रिक्विजिट मतलब जो रिक्वायर है, रिक्वायर क्या होता है, जो आपकी औकात होती है, औकात क्या होती है, नेट एसेट होती है। भाई मेरी इच्छाएं क्या होगी जीवन में, जितनी मेरी औकात है, जितनी चादर उतने तो आदमी पांव फैलाएगा ही ना। मैं ज्यादा नहीं सोचूं पर जो मैं डिजर्व करता हूं वो तो मुझे मिलना चाहिए। तो रिक्विजिट का मतलब होता है नेट असेट, नेट वर्थ, औकात के हिसाब से। तो भैया औकात के हिसाब से 6 और 7 नहीं है, नेट असेट निकालते वक्त तो असेट माइनस लायबिलिटी होती है, रिजर्व लेस नहीं होते। तो ये नेट असेट का रेशियो ये वाला आएगा, ये इनका टोटल 18750 है। तो टोटल कंसिडरेशन 13000 है, उसमें से टोटल में तो 13000 ही आना है, उसमें से 9050 अपॉन 18750 ये रेशियो में, इसमें तो ए लिमिटेड को मिल जाएंगे शेयर्स, और 9700 अपॉन 18750 बी को मिल जाएंगे। तो ये 6275 और 6725, तो ये अल्टीमेटली 13000 का कंसिडरेशन मिल गया। तो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन की बैलेंस शीट देखना आप, बिल्कुल वो पुरानी बैलेंस शीट बन गई। देखो इधर असेट्स पहले कितनी थी, 13050 15200, वैल्यू चेंज होनी नहीं है, दोनों मिला के 28250। तो ये पोस्ट कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन 28250। लायबिलिटीज पहले कितनी थी सर, 4000 और 5500, जोड़ दो 9500 की लायबिलिटी आ गई। क्या सर गजब कर दिया आपने, तो ये हो गया। अब इक्विटी शेयर कैपिटल जो है, रिजर्व्स कितने थे सर पहले, रिजर्व्स यहाँ पे 3050 2700 थे, तो इन दोनों को जोड़ दिया। रिजर्व्स की आइडेंटिटी वही रहेगी सर, जनरल रिजर्व में आएगा, पीएनएल में आएगा, जो जिस नाम से होगा उसमें आएगा। ये तो मैंने शॉर्ट एग्जांपल बना रखा है जिसमें कि रिजर्व्स टोटल ले लिए। रिजर्व्स की आइडेंटिटी ऐसी चीज मेंटेन रहेगी, मतलब बिजनेस कॉम्बिनेशन के पहले जो रिजर्व डिविडेंड के लिए अवेलेबल थे वो बाद में भी होंगे, जो स्टैट्यूटरी थे वो बाद में भी होंगे, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्टेड रिजर्व थे वो बाद में भी रिस्ट्रिक्टेड ही होंगे, उनसे डिविडेंड नहीं दे सकते थे पहले, तो अभी भी नहीं दे सकते। और इक्विटी शेयर कैपिटल वही 13000 हो गई, लेकिन यहाँ 6275 और 6725 दो अलग अलग आ गई। तो अल्टीमेटली वो बैलेंस शीट वैसी की वैसी बन गई। तो आपने देखा कि ये कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शंस जो हैं, कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन की अकाउंटिंग बिल्कुल सिंपल है। यहां पर अगर डीमर्जर का केस है तो डीमर्ज कंपनी की बुक से असेट लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा। जो रिजल्टिंग कंपनी है उसकी बुक में असेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज हो जाएगी, और जो कंसिडरेशन वो देगा वो क्रेडिट वो आपको देना होगा, उससे शेयर्स इशू होंगे तो शेयर कैपिटल प्रीमियम में आ जाएगा और डिफरेंस कैपिटल रिजर्व में आ जाएगा, ठीक है। और अगर डीमर्जर के अलावा एक्विजिशन मर्जर का केस है और वो कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन में है तो अच्छा एक बात और, एक्विजिशन अकाउंटिंग में हम बोलते हैं एक्वायरर एक्वायरी, लेकिन कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन में बोलने को तो बोल सकते हैं कि भाई एक्वायरर एक्वायरी, पर बोलते हैं एक्वायरर को, बोलते एक्वायरर एक्वायरी की जगह वर्ड यूज होता है ट्रांसफरर ट्रांसफरी। मतलब जिसका बिजनेस जो एक्वायरी था, जिसका बिजनेस एक्वायर हुआ था वो ट्रांसफरर है, क्योंकि उसकी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर होगी, और जो एक्वायरर था वो असेट लायबिलिटी टेक ओवर करेगा तो वो ट्रांसफर ही कहलाएगा। तो इंड एस 103 बोलने को नाम बोल सकते हैं, लेकिन असली बात यह है कि यहां पर एक्वायरर एक्वायरी को ट्रांसफरी और ट्रांसफरर कहा जाएगा, ठीक है।
और बस बाकी नॉर्मल केस में सारी एसेट लायबिलिटीज रिजर्व एज इट इज इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, बुक वैल्यू पे इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, और शेयर कैपिटल अगर रिक्विजिट नंबर बोला गया है तो उसमें आपको नेटवर्थ के रेशो में बांटनी होगी। तो और मान लीजिए कोई डिफरेंस आता भी है तो अल्टीमेटली वो रिजर्व में ही आएगा, कोई गुडविल और कैपिटल रिजर्व क्रिएट नहीं होगा। तो ये हो गई अकाउंटिंग आपकी कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन की, मैंने आपको रिवाइज करा दी। और यहां पर एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन है, चाहे वो एक्विजिशन हो, रिवर्स एक्विजिशन हो या कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन, बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो वहां बिजनेस का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस, अब बिजनेस क्या होता है ना, उसकी पूरी डेफिनेशन दी हुई है ना। और बिजनेस की डेफिनेशन इंडेक्स 103 में बहुत डिटेल में दे रखी है भाई, इनपुट भी होना चाहिए, प्रोसेस भी होना चाहिए, आउटपुट भी होना चाहिए, जब तीनों चीजें होती है तो बिजनेस होता है। तो यहां मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, राहुल लिमिटेड एक कंपनी है, ये जो है 2011 से मान लीजिए इसने टीना को 100% एक्वायर कर रखा है। टीना राहुल की है, टीना राहुल की है, इन दोनों को कुछ कुछ होता है, नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन था ये तो, है ना। अब राहुल ने अभी 100% शेयर ले लिए अंजलि लिमिटेड के, ये भी नॉर्मल बिजनेस कॉम्बिनेशन है। ये राहुल, अब अंजलि भी राहुल की है, टीना भी राहुल की, अंजलि भी राहुल की, ये कैसे बात हो गई, राहुल राहुल जो है क्या कर रहा है ये, ठीक है ना। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए हुआ ये कि राहुल ने अंजलि नाम की हो सकता है कंपनी बनाई हो, और फिर राहुल ने अंजलि के लिए लोन अरेंज किया, क्योंकि अंजलि तो राहुल की अच्छी फ्रेंड है, तो अंजलि ने जो है राहुल ने अंजलि के लिए लोन अरेंज किया, और अंजलि ने उससे क्या किया, अंजलि जो है उसने उस फंड से टीना के शेयर खरीद लिए। ओहो, मतलब राहुल की टीना थी, राहुल की अंजलि हुई, ठीक है। फिर राहुल ने अंजलि के लिए लोन अरेंज किया और अंजलि ने टीना के शेयर खरीद लिए, मतलब अब अंजलि जो है टीना किसकी हो गई, अंजलि की ब्याह पे आ गई, है कि नहीं। तो फिर इंडेस कहता है भैया ये जो अंजलि और टीना के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है ना, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन नहीं है। क्योंकि सर क्यों नहीं है अंजलि ने टीना को, हाँ क्यों नहीं है, क्योंकि बिकॉज अंजलि बिजनेस है ही नहीं। क्यों नहीं है, अरे भाई ये तो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन गई ना केवल, इसने लोन लिया और उस लोन से शेयर खरीद लिए भाई, इसने एंट्री करी, इसने लोन अरेंज हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, ये कैश चला गया। ये तो ऐसी बस कोई बिजनेस ही नहीं है। तो इसलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के लिए बिजनेस का होना जरूरी है। तो यहां पे अंजलि लिमिटेड ने जो शेयर्स एक्वायर किए हैं उस पे इंडेक्स जो 103 नहीं लगेगा, क्योंकि अंजलि ने टीना के जो शेयर्स खरीदे हैं तो उसकी बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के लिए दोनों का बिजनेस होना जरूरी था, एक्वायरर एक्वायरी का। तो एक्वायरी जो है यहाँ पर जो अंजलि लिमिटेड है वो बिजनेस नहीं है, तो इसलिए इट इज ए रीऑर्गेनाइजेशन। हम ये कहेंगे कि ये बस टीना का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। टीना पहले जो है राहुल की थी और बाद में भले ही वो अंजलि के थ्रू आई, लेकिन है तो वो राहुल की, तो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है वो, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात यहाँ पे मैंने कही, इसका कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं था इस एग्जांपल का, पर मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि स्टडी मैट में एक इलस्ट्रेशन 35 में अगर आप अब देखेंगे तो आपसे हो जाएगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन होने के लिए बिजनेस होना जरूरी है। और जब हम इंडेस 103 का कंप्लीट लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया हुआ होता है कि भाई बिजनेस क्या होता है, पूरा मतलब बहुत टाइम उसमें हमने लगाया था कि बिजनेस को बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया था। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को कॉमन कंट्रोल ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कैसे डिफर करना है, और इसमें क्या स्पेशलिटी है, इसकी अकाउंटिंग कैसे करना है, सवाल कैसे होंगे, ये बड़ा इजी टॉपिक था जो मैंने आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, रिवाइज करवा दिया। चलिए, तो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और शेयर करिएगा जरूर। बाय बाय।